पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। इस तरह के सेंटेंस को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेंगे और साथ में जो ट्रांसलेशन का मास्टर रूल है, यानी कि जिस एक रूल की सहायता से जो सभी सेंटेंस बनते हैं उसे समझेंगे। तो एक तरह से कहें तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरे तरह से सेंटेंस बनाना आ जाएगा कि सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जो कि आपको स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम रिवीजन करा देते हैं, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अपने मास्टर रूल पे आएंगे। हम लोग पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल हम लोग चूँकि पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने वही पढ़ाया था। अगर नहीं देखें तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि ट्रांसलेशन किस तरह का आता है। इसमें आता है कि मैं 4 दिनों से खेल रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस आता है कि मैं 4 दिनों से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें समझना हमको ये होता है कि इसमें क्या है कि 4 समय दे रखा है, ठीक है ना, कि 4 दिनों से खेल रहा हूँ और रहा रही है। तो यदि अंत में रहा रही आए और साथ में समय दिया हो तो हम उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैज़ या फिर हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। साथ में इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग समय की अंग्रेजी लिखने से पहले सिंस या फॉर लगाते हैं, जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट अनुवाद करते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट की अंग्रेजी आई और उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन। यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन। खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। तो प्ले के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो आई हैव बीन प्लेइंग। और उसके बाद अब हमें लिखना है समय की अंग्रेजी, क्योंकि इसके बाद रूल क्या बना था, हमारा रूल था कि सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव बीन और उसके बाद आपका प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर उसके बाद हमें देना है सिंस या फिर फॉर, ठीक है। और उसके बाद टाइम था, उसके बाद क्या था, टाइम, समय की अंग्रेजी, ठीक है। ये रूल था, तो इसी रूल पे बनाना है। तो हमने इसमें देख रहे हैं कि हम लोग ना ऑब्जेक्ट है और ना ही अदर वर्ड है, तो इसके बाद तुरंत सिंस या फॉर देंगे। तो इसमें काउंटेबल है कि 4 दिनों से हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है ना। 4 दिनों से खेल रहे हैं तो हम 4 दिन गिन सकते हैं, आराम से गिना जा सकता है। तो यदि 4 दिन हम गिन सकते हैं, या अवधि दिया हुआ है यानी ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जब भी अवधि दे, ड्यूरेशन दिया हो, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। और यदि शुरुआत का समय दिया है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। तो प्लेइंग फॉर, ये हो जाएगा 4 डेज, 4 डेज, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे। चलिए अब हम लोग इसी पे समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रेजेंट परफेक्ट का कि जैसे ही ठीक पास्ट परफेक्ट भी होता है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये जो हैज़ बीन और हैव बीन लग रहा है ना, बस यही चेंज हो जाएगा और ये तो और आसान हो जाता है। यानी पास्ट परफेक्ट अगर हम देखें तो ये और आसान होके क्या बन जाता है, हैव और हैज़ बीन की जगह पे केवल हैड आ जाता है। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ये किसका रूल हो गया, सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। बस उसमें चेंज कहाँ हो जाता है, तो जहाँ हम लोग हैज़ बीन और हैव बीन लगा रहे थे वहीं पे हम हैड बस लगा देंगे। मतलब जहाँ हम हैज़ और हैव लगा रहे थे वहाँ हैड लग जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें क्या लगाना था हमको कि वह खेला है या फिर वह खेल चुका है, तो ही हैज़ प्लेड था। जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वह खेल चुका था, तो क्या बनता है, ही हैड प्लेड, ठीक है ना। यानी बस हैज और हैव के जगह पे हैड आ जाता है। ठीक उसी तरह इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव जो लगता था वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसी सेंटेंस को हम लें कि मैं 4 दिनों से खेल रहा था, यहाँ पे अगर हम था कर दें कि मैं
4 दिनों से खेल रहा था। मैं 4 दिनों से खेल रहा था। इसमें बस अंतर क्या हुआ, इसका पहचान क्या है, तो इसमें क्या होता है, पास्ट में कोई क्रिया कुछ समय पहले से जारी रहती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, पास्ट में कोई क्रिया, भूतकाल में कोई क्रिया कुछ समय पहले से जारी रहती है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि मैं 4 दिनों से खेल रहा था। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। ये जो सेंटेंस बताएं ये पिछले वीडियो का है, ये जो बता रहे हैं ये इसके नीचे वाला ये अभी इस समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं 4 दिनों से खेल रहा था, यानी कि जब लास्ट में क्या आने लगे, था आने लगे, इसमें है आया हुआ है, और इसमें जब था आने लगे, था थे आने लगे कि वह मैं खेल रहा था, तुम खेल रहे थे, ठीक है ना, था या थे आने लगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, हैड लगा देते हैं। यानी कि इसका क्या बनेगा, आई हैड बिन, ठीक है ना, आई हैड बिन प्लेइंग, सेम उसी तरह बनेगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, प्लेइंग, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फॉर, क्योंकि 4 दिन से है तो गिन सकते हैं 4 दिन को, तो फॉर 4 डेज, 4 डेज, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं चेंज हुआ है, इसमें जहाँ हैव लगा था वहाँ हमने हैड लगा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी कि केवल हैड ही लगेगा इसमें तो चूंकि सिंगुलर के साथ हैड लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, हैड लगेगा, ठीक है। एकदम ईजी है, कोई भारी नहीं है। चलिए अब इस पर कुछ आप लोग और उदाहरण समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया आपको कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी ऑल सब्जेक्ट, चाहे आई हो, यू हो, ही हो, ठीक है, सी हो, इट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वी हो या फिर दे हो, सब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड बिन लगता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड बिन लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हमें क्या करना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म देना है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, ठीक। उसके बाद समय की अंग्रेजी लिखने से पहले हमें सिंस या फॉर लगाना है। समय की अंग्रेजी लिखने से पहले हमें क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना है, SINCE, सिंस या फिर फॉर। एक बार और देख लीजिए, सिंस कहाँ लगाना है, तो सिंस हमें लगाना है जब शुरुआत का समय निश्चित हो, शुरू का समय दिया हो, एक तरह से कहें तो दिया हो, ठीक है, शुरू का समय दिया हो। इसमें जब समय की अवधि दे रखा हो, समय की अवधि हो, अवधि मतलब हम समय को गिन सकें कि कार्य कितना देर हो गया कार्य को होते हुए, अगर हम ऐसे दिया हो, जैसे कि इसमें क्या देता है कि 2 घंटे से हम गिन सकते हैं आराम से। इसमें दे देगा आपका 2 बजे से, तो इसमें क्या दे रखा है, शुरू का समय दे रखा है कि 2 बजे से कार्य हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें क्या दे रहा है कि 2 घंटे से हो रहा है, मतलब 2 घंटा हो गया, शुरू का समय नहीं है लेकिन 2 घंटा हो गया, ये हमें बताया जा रहा है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि 2 बजे से कार्य शुरू है, ठीक है, पिछला वीडियो में आपको बताए थे अच्छे से। चलिए आगे देखिए, अब इसी में हम लेते हैं कि अब सेम उसी तरह जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट भी है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। बस ये देखना है कि हैव की जगह पे, हैव हैज की जगह पे हमें हैड लगा देना है, ठीक है। बाकी जो रूल था वही है। जैसे कि अगर हम एक वाक्य लें कि वह 4 बजे से नहीं खेल रहा था, वह 4 बजे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो वह 4 बजे से नहीं खेल रहा था, तो इसमें देखना है कि हम था आया हुआ, यानी पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें लिखेंगे ही, और इसके साथ क्या लगेगा, तो हैड बिन लगेगा, तो ही हैड। अब इसमें देखना है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, तो जब नहीं आता है तो 2 हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, तो फर्स्ट वाले के बीच में हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, नॉट का अंग्रेजी लिखते हैं। तो ही हैड नॉट बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, और उसके बाद दिया है 4 बजे से, तो इसमें देखिए शुरू का समय दिया, देख रहे हैं ना, 2 बजे से, तो यानी ये 4 बजे से, समय नहीं दिया है कितना देर हो गया, काउंट करके नहीं बताया है कि 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ शुरू का समय दिया है कि 4 बजे से, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस, इस यहाँ पे क्या होगा, सिंस 4 o'clock,
4 o'clock। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। चलिए, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। अब हमें समझना है कि मास्टर रूल क्या होता है। ठीक है, कैसे हम किसी भी सेंटेंस का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं एक ही रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट उसको समझते हैं। ये हमारा है मास्टर रूल। इसी पे चाहे वह कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, इसी पे बनेगा। ठीक है, हमें पहले ध्यान देना होता है हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ बताया गया हो। जब मैं ये वाला जो सीरीज चल रहा है स्पीकिंग का, ये जब मैंने शुरू किया था उसके फर्स्ट वीडियो में मैंने यही सब बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप उसको देख लिए कि वो अप्लाई कैसे होता है, क्योंकि आपने लगभग सभी टेंस पढ़ लिए। अब आपको लगभग सभी टेंस का रूल पता है। ठीक है, कि किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो चलिए हम अब इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। देखिए, पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा गया हो। हेल्पिंग वर्ब जो क्रिया को सपोर्ट करता हो। ठीक है, कि बताता हो कि यह जो क्रिया है उसकी स्थिति क्या है और साथ में वह कब हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, भविष्य काल में हो रहा है या कब हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जैसे कि इज, एम, आर हो गया, हैव, हैज हो गया, हैड हो गया, जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं। उसके बाद होता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो होता है तो सेंटेंस के अनुसार, यानी जो टेंस होता है तो टेंस में जो वर्ब लगता है, जैसे कि जब टेंस आपको पढ़ाया जाता है, टेंस जो भी हो उसका एक रूल होता है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो आप उसमें यस या यस जोड़ते हैं। उसी तरह अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। और पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो उसी तरह आपको सेंटेंस में ही बता दिया जाएगा कि कौन सा वर्ब उसमें लगेगा। तो हमें उसके बाद क्या लिखना होता है? वर्ब लिखना होता है सेंटेंस टेंस के अनुसार। ठीक है ना, कि कौन सा वर्ब उसमें लगेगा। दूसरा है उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो क्रिया जिस पर घटित होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद होता है अदर वर्ड, यानी वो वाक्य में अब इन चारों को छोड़कर जो भी बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अदर वर्ड कहते हैं। चलिए अब हम इस पे देख लेते हैं वाक्य को बना के। देखिए, जैसे कि मैं मान के चलो, चलिए मैं बनाता हूँ कि मैं उसे सुबह में पढ़ाता हूँ। मैं उसे सुबह में पढ़ाता हूँ। देखिए, पहला काम है आपको ये पहचानना कि ये जो टेंस है वह किस टेंस का है, सेंटेंस है वह किस टेंस का है। ठीक है ना, क्योंकि उसी से आपको ये पता लगेगा कि उसमें वर्ब कौन सा लगाना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, और दूसरा उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, उसी से पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ता है आया हुआ है और यह किसी आदत का बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है, अब समझिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमें पता चल गया। यानी हमें ये पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और मेन वर्ब क्या लगेगा। तो इसमें इसका रूल क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वो तो इसमें लगता नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यस या यस दिया जाता है। और दूसरा होता है जो वर्ब होता है उसमें यस या यस जोड़ा जाता है। तो अब आसानी से बन जाएगा। हमें लिखना है सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले, तो पहले क्या होगा? मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, इसको लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या होता है? टीच। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे टीच। अब देखिए, आई जब होता है तो उसमें यस या यस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो आई टीच, और उसके बाद फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, यानी कि किसे पढ़ाता है तो उसे ऑब्जेक्ट है, तो आई टीच हिम। ठीक है, अब इन चारों को छोड़कर ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब वाक्य में जो बच जाता है वही अदर वर्ड होता है। तो अदर वर्ड कौन है? सुबह में। तो इसमें उल्टा ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी होता है वह हिंदी के ठीक उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि सुबह में, तो इसमें जो में है, जो प्रीपोजिशन है वो क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, यानी पहले इसकी लिखेंगे तब इसकी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन। पहले लिखेंगे में की अंग्रेजी इन, और उसके बाद द, और उसके बाद मॉर्निंग। ठीक है, आई टीच हिम इन द मॉर्निंग। इसी तरह दूसरा अगर हम लोग लें एक सेंटेंस कि वह शाम
वह शाम में फुटबॉल खेल रहा है। वह शाम में फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, वह शाम में फुटबॉल खेल रहा है। पहले हमें क्या पहचानना है कि यह सेंटेंस जो है किस टेंस का है। तो यह किस टेंस का है, रहा है आया हुआ है। ठीक है, समय नहीं दिया है, इसका मतलब यह किस में का है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर समय दिया रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तो इसमें समय नहीं दिया है कि वह कितने देर से खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस ये बताया गया कि हाँ वह शाम में खेल रहा है। कितने देर से खेल रहा है, कितना बजे से खेल रहा है, ये कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे हम इसको पहचानेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जब हमें पहचान में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर लगता है। इज एम आई के साथ लगता है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद आर जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो वर्ब होता है, ठीक है, तो वर्ब जो होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया जाता है, आईएनजी फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, हमें दो चीज़ें पता चल गई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम और उसके बाद आर। उसके बाद फिर इसके में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ये दो बातें हमें याद रखनी है। ठीक है ना, हमें अब पता चल गया। अब समझिए, अब क्या करना है, यही रूल अपनाना है। पहले किसकी अंग्रेजी, सब्जेक्ट की। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके विषय में बताया गया, तो वह के बारे में बताया गया। तो वह इसका सब्जेक्ट है। वह शाम में फुटबॉल खेल रहा है, तो किसके विषय में बताया गया, वही ना खेल रहा है, यानी कि वह के बारे में बताया गया। अगर यहाँ पे कोई नाम रहता, चलिए हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं कि मोहन शाम में फुटबॉल खेल रहा है, यानी किसके विषय में बताया जा रहा है, मोहन के विषय में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है मोहन के विषय में कि मोहन शाम में फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहन, यानी मोहन के विषय में बताया गया। तो पहले हमें किसकी अंग्रेजी लिखनी है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे मोहन। ठीक है, उसके बाद क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब समझिए, मोहन सब्जेक्ट नेम है, और नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन इज। ठीक है, अब इसके बाद क्या देना है, वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना। तो खेलना यहाँ पे हो जाएगा प्ले। ठीक है, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो यहाँ लिख देंगे हम आईएनजी। ठीक है, दूसरी बात, वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, तो जिस वर्ड से कोई कार्य हो रहा हो, कोई एक्शन घटित हो रहा हो, वह क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे कि खेलना, कूदना, जाना, रोना, ये सब क्या है, एक्शन है। उनके लास्ट में ना शब्द आता है। जरूरी नहीं कि सभी जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है वह वर्ब ही हो, लेकिन अधिकतर ऐसे ही देखा जाता है कि जिस वर्ड के अंत में ना आता है वह वर्ब होता है। जैसे कि खेलना, कूदना, जाना, रोना। ठीक है, तो इसमें खेलना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की अंग्रेजी हमने लिख दिया प्लेइंग। अब इसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, यानी खेलने की क्रिया किस पे घटित हो रही है, फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब उसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड। अब इन चारों को छोड़कर वाक्य में जो बच गया, ये तो सब्जेक्ट था, फुटबॉल ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब था, और ये हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, तो अब इन चारों को छोड़कर वाक्य में जो बच जाता है वो क्या होता है, अदर वर्ड होता है। तो अब हमें इसकी अंग्रेजी लिख देनी है। तो शाम में का क्या हो जाएगा, इन इवनिंग, इन द इवनिंग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि सीता खाना खा चुकी है। सीता खाना खा चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सीता खाना खा चुकी है। अब हमें ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चुका है, चुकी है आया है, और चुका है, चुकी है जिसमें आता है वह किसमें का होता है, वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कोई क्रिया जो है वर्तमान काल में अभी अभी कंप्लीट हुई है, तो यह किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हमें तुरंत दिमाग में लाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है। तो इसमें हम हैव या हैज़ लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लगता है, हैज़ या हैव। दूसरा देखना है हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको हैव हैज़ दिखे तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जाता है।
तो ये हमको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। तो किसके विषय में बताया जा रहा है? सीता के विषय में, कि सीता खाना खा चुकी है, सीता के बारे में कोई बात बताई गई है। तो सीता इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे सीता, और उसके बाद नाम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है या हैव? तो हैज लगता है, तो हम लिखेंगे सीता हैज। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या देना है? वर्ब। वर्ब क्या है? खाना, यानी खा चुकी है। तो खाना का क्या हो जाएगा? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, क्योंकि हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म देना है? थर्ड फॉर्म। तो सीता हैज ईटेन, और उसके बाद क्या खा चुकी है? तो खाना। तो खाना क्या हो जाएगा? फूड। इसमें अदर वर्ड नहीं है तो हम अदर वर्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो इस तरह हम सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। हम इसी तरह चाहें तो और भी सेंटेंसेस का अनुवाद कर सकते हैं, जैसे कि मॉडल्स जो होते हैं, वह दौड़ सकता है, वह खेल सकता है, ठीक है, या फिर उसे दौड़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उन सबको भी हम इसी रूल पे, सेम इसी रूल पे सॉल्व मतलब बना सकते हैं, हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तब तक आप लोग इसको लिखिए। चलिए देखिए, सकता है अगर किसी वाक्य के अंत में आता है, सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कैन हो जाता है। ठीक है। चाहिए किसी वाक्य के अंत में आता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब शुड होता है, हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका सकता था आता है, सकता था, ठीक है ना, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कुड हो जाता है। ठीक है। तो ये हेल्पिंग, ये मॉडल हो गए। ठीक है। हम लोग तीन ही मॉडल को देख लेते हैं एक बार। यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। तो जैसे अगर हम कहें कि वह बाजार जा सकता है, वह बाजार जा सकता है, वह बाजार जा सकता है, तो हमने इसमें देखा कि इसके वाक्य के अंत में क्या आया है? सकता है, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। ठीक। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद किसके विषय में बताया गया? तो वह के विषय में। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। और कहाँ जाना है? बाजार, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमें सारी चीज़ें मिल गई। हमें सजाना किस पे है? इस रूल पे सजा देना है। सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। हमेशा ध्यान रखिए कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो वह किस रूल पे बना होता है? इसी रूल पे बना होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। यानी कोई भी सेंटेंस हो आप उसको एक बार उसमें पहचानिए कि वह किस सेंटेंस का है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब कौन सा फॉर्म लगेगा, और उसके बाद इस रूल पे आप सजा दीजिए। ठीक है। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट हमने पहचान लिया कि वह है, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। और मॉडल्स जो होते हैं वह चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ही उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कि अगर कैन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो कैन का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ कैन ही होगा, ऐसा नहीं कि उसके साथ चेंज हो जाएगा। शुड का भी प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, कुड का भी प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है। तो ही यहाँ पे लिखेंगे ही कैन, ठीक है ना, ही कैन। और उसके बाद वर्ब देना है हमें, क्योंकि हमने दो चीज़ें लिख दिया, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब लिखना है हमें वर्ब। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है इसमें? तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गो, ही कैन गो। गो के साथ क्या आता है? टू। तो ही कैन गो टू, उसके बाद कहाँ जाना है? बाजार। बाजार ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा मार्केट। गो टू द मार्केट अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, द मार्केट। ठीक है। गो टू मार्केट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब हमें क्या समझना है। अब हम लोग एक चाहिए पे बना लेते हैं, जैसे कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसमें देखिए, आप तो कहिएगा कि इसमें क्या है? इसमें आपका नहीं आ गया है, और नहीं का तो कोई रूल ही नहीं है। तो नहीं का भी रूल है। नहीं का कहाँ हमें करना है? तो नहीं जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। उसकी अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं? तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। किसके विषय में बताया गया है? उसे के विषय में बताया गया, तो उसे की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक है। और चाहिए आया है, तो चाहिए का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शुड। तो लिखेंगे ही
ही शुड और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, नॉट की अंग्रेजी। तो ही शुड नॉट और उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। तो जाना की अंग्रेजी हो जाएगा गो। और उसके बाद वहाँ है तो वहाँ के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। टेस्ट में भी आप लोग गलती किए थे, ठीक है, वहाँ पे टू था और आपने उसी को टिक लगा दिया, टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट गो देयर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मास्टर रूल है, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, इसी पे सारे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से सजा दें, कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर हम उसको पहले सब्जेक्ट लिख दें, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिख दें, तो हमारा सेंटेंस जो होगा 100% सही होगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो कि सब मिक्स है, और आप कोशिश कीजिएगा कि इस रूल पे आप उसको बनाएं, सही से ही बनाएं, और साथ में जो प्रीवियस क्लासेस का जो होमवर्क है वो भी आपको लास्ट में दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।